नमस्कार। हाल फिलहाल में आपका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की शुरुआत शुरू हुई है, राजग में शामिल तमाम घटक दलों के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां अचानक बहुत तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में शायद पहली बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल या कहें उसका पुनर्गठन करने वाले हैं। इसकी ज़रूरत काफ़ी पहले से महसूस की जा रही थी और अभी भी आप देखिए तो संवैधानिक तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में कुल 82 सदस्य रख सकते हैं, लेकिन अभी इस समय सिर्फ 60 सदस्य ही उनके मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। कुछ सदस्य जो राजग के घटक दल हैं, जो राजग से अलग हो गए, जैसे शिवसेना है या अकाली दल है, इनके अलग हो जाने से राजग के उनके मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया, तो वो स्थान भी रिक्त हैं अभी तक और उनकी भर्ती नहीं की गई है। काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा और ख़ास तौर से अभी जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा की जो चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारियों के मद्देनज़र भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, उसमें उसका पुनर्गठन करेंगे। अब सवाल ये है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, उसको संचालित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के का जो शिखर नेतृत्व है वही लोग तय करेंगे, लेकिन छटपटाहट बहुत तेज हो गई है, खासतौर से वैसे लोगों की जो किसी आश्वासन के तहत अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए थे। मसलन मध्य प्रदेश के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस में बहुत कद्दावर नेता होते थे, 1.25 साल हो गए उनको भाजपा में शामिल हुए, तो तब से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसी तरह से अभी जैसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उनकी जगह पे हेमंत बिस्व शर्मा को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया, सोनोवाल जी इंतजार कर रहे हैं कि अब उनकी बारी भी आने वाली है। इस तरह से और भी बहुत सारे चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र जैसे अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद की जो जनवादी पार्टी रही है उनके प्रवीण निषाद हैं, ये लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मद्देनज़र माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सब तो अलग की बात है। सबसे ज़्यादा सरगर्मियां जो हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बिहार में बढ़ गई हैं। अब बिहार में जनता दल यू के नेतृत्व में राजग की सरकार चल रही है। जनता दल यू अभी तक इस सरकार का अंग नहीं है, उसके कोई भी सदस्य मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किए गए हैं। पहली बार जब मंत्रिपरिषद बन रही थी तो उसमें कहा गया कि साहब वो 3 सदस्य चाहते थे और मोदी जी या भाजपा के लोग सिर्फ एक ही सीट देने को तैयार थे, इसलिए वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब नए सिरे से जो तैयारियां हो रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें जनता दल यू की ओर से कहा जा रहा है कि उसके 3 सदस्यों को कम से कम 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अब इसके चक्कर में फिर जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं RCP सिंह, वो खुद दावेदार हो गए हैं। राजीव रंजन सिंह ललन, जो पुराने सांसद हैं, विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, वो बहुत दिनों से आसान्वित हैं, तैयारी करके बैठे हुए हैं। और जनता दल यू का जो सामाजिक समीकरण है लव कुश वाला, जो कुर्मी और कुशवाहा, उसके तहत पूर्णिया के जो युवा सांसद हैं संतोष कुशवाहा, वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं। ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन सवाल है कि कितने लोगों को शामिल करेंगे नरेंद्र मोदी जी, इस पर बहुत सारा मुनस्सर करेगा। अब इन सब से परे एक जो कहा जाता है राजनीति में, कोई किसका सगा नहीं होता है, तो आज वो बात भी देखने को मिली है। रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसको उन्होंने सन 2000 में खड़ा किया था, आज वो टूट गई।
उनका कुनबा, उनका जो राजनीतिक कुनबा रहा वो आज बिखर गया। क्यों? इसका मुख्य कारण तो यही है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो पुनर्गठन होने वाला है उसमें कौन जाएगा, कौन शामिल होगा, इसको लेकर के काफी रसाकसी लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर या उनके परिवार के अंदर चल रही थी। चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, खुद बड़े दावेदार हैं और माना जा रहा था कि चूंकि रामविलास जी के वो उत्तराधिकारी हैं तो उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जनता दल यू के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, एनडीए के साथ नहीं लड़ करके वो अलग सीटों पे सब लगभग 150 के करीब सीटों पे चुनाव लड़ाया था उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को। जीते तो सिर्फ एक विधायक थे, लेकिन जनता दल यू को 35 से लेकर 40 सीटों पे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब इसकी काट के लिए नीतीश कुमार किसी हालत में भी लोक जनशक्ति पार्टी या फिर चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने के सख्त विरोध कर रहे थे। उन्होंने अल्टीमेटम तक दे दिया था कि या तो वो रहेंगे या फिर हम लोग रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब चिराग का मामला तो नहीं बन पा रहा था। इस बीच में अब चूंकि जनता दल यू की सरकार भी प्रदेश में अल्पमत की सरकार है, उनके विधायक 43 या कहें 45 ही हैं और भाजपा की बैसाखी के सहारे वो सरकार चल रही है, तो थोड़ा सा अपना दबाव मजबूत बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन लोगों ने खासतौर से जो जनता दल यू में जैसे हमने नाम लिया राजीव रंजन सिंह ललन जी हैं या महेश्वर हजारी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, वो रामविलास पासवान जी के ममेरे भाई बताए जाते हैं। ममेरे भाई हैं, सगे मामा के बेटे हैं। रामसेवक हजारी पुराने समाजवादी नेता थे, वो भी कई बार लोकसभा के सदस्य रहे, तो उनके पुत्र हैं महेश्वर हजारी। उन्होंने एक भूमिका निभाई और बीच में तय हुआ कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी अपना नेतृत्व बदल दे तो शायद एनडीए में उसको जनता दल यू के लोग भी सम्मानजनक ढंग से स्वीकार कर पाएंगे। इसके तहत ही आज अचानक कल शाम को जो कुछ आपस में बैठकें हुई और आज अचानक लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ जाकर के उनके चाचा, जो चिराग पासवान के चाचा रामविलास पासवान जी के सगे भाई पशुपति कुमार पारस के साथ 6 में से 5 सांसद मिल करके पशुपति कुमार पारस को अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया और चिराग पासवान को पद से हटा दिया। इसका मतलब कि पूरा का पूरा राजनीतिक कुनबा आज बिखर गया। रामविलास पासवान जब तक जीवित थे अपने भाइयों और भतीजों के लिए जितना बन पड़ता था उससे कहीं ज्यादा ही करते थे। राजनीति में भी सबको सक्रिय किया। उनके रामचंद्र पासवान जी के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस राज को भी उन्होंने सांसद बनाया। आज वो भी प्रिंस राज भी आज अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हुए हैं। और इस तरह से देखा जाए तो अब चिराग पासवान के सामने बहुत कुछ नहीं रह गया है। पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी के लोगों का ये मानना रहा है शुरू से ही कि पिछले विधानसभा में जनता दल यू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना या एनडीए से अलग होना ये चिराग पासवान का अपना फैसला था और वो गलत फैसला था। पार्टी की रीति नीति या कार्यशैली उनकी जो थी वो एकाधिकारवादी थी। वो ठीक से पार्टी को चला नहीं रहे थे। किसी खास आदमी, कोई एक सौरभ पांडे हैं, उनके कहने पे सारा का सारा अपनी रणनीति बनाते और बिगाड़ते थे। उसके चलते पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट होने लगा। पार्टी का एक विधायक बिहार विधानसभा के चुनाव में जीता था, वो विधायक जनता दल यू के साथ चला गया, नीतीश कुमार जी के साथ चला गया। एक विधान पार्षद थी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो कहने का मतलब कि बिहार विधानमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी प्रतिनिधित्व 0 रह गया। अब इस सब को देखते हुए अगर पार्टी को बचाए रखना था या पार्टी को आगे ले जाना था तो बकौल पशुपति कुमार पारस जी ये फैसला अनिवार्य हो गया। और इस फैसले के बाद अब वो एक नया ग्रुप बनाएंगे। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि चिराग पासवान जी अब खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे। अब उनके राम अपने हनुमान की रक्षा के लिए सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? भाजपा की भूमिका इसमें क्या होगी? भाजपा की भूमिका चिराग पासवान को दरकिनार करके उनके चाचा को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी कि नहीं करेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो फिलहाल तो ये है कि पहले मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा।
उसका पुनर्गठन कब होगा। अगर पुनर्गठन होता है, फेरबदल होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, उसमें पशुपति कुमार पारस जी आते हैं कि नहीं आते हैं, और फिर उसी से तय होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और बिहार से मैं बता रहा था, जैसे अब भारतीय जनता पार्टी से भी जो उप मुख्यमंत्री थे पहले सुशील मोदी जी, वो भी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो सवाल है कि चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में और गोवा में, और सारे मंत्री तैयार किए हुए बैठे हुए हैं बिहार से। तो इसमें से कितने लोगों को एडजस्ट करेंगे मोदी जी, ये देखने वाली बात होगी। तो हाल फिलहाल में इतना ही। अगली बार फिर जब मुलाकात होगी तो किन्हीं और ताज़ा तरीन मुद्दों पे उसके इनसाइड स्टोरी के साथ आपसे मुखातिब हो गए। धन्यवाद, नमस्कार।